हेलो एवरीवन। आज है 25 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? खजुराहो। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कितने देशों के बैंक ने भारत में वोस्ट्रो खाते खोले हैं? 22। फ्रांस और अमेरिका ने छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना के संबंध में किस देश के साथ सहयोग पर सहमति दी है? भारत। किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीयों के सम्मान में युद्ध स्मारक बनाया गया? इटली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किए गए हीट इंडेक्स में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? 4। श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन सा राज्य करेगा? तो ये है जम्मू कश्मीर। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? ए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, बी लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत, सी सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप, डी पारुपल्ली कश्यप और चिराग शेट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो टीम है, जो जोड़ी है, उसने कोरिया ओपन के मेंस डबल में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले इन्होंने 2023 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था और फाइनल में इन्होंने चीन की जोड़ी को हराया था। दुबई में 2023 में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जीती। उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता और इंडोनेशिया ओपन में इन्होंने फाइनल में आरोनचिया और शोहो हुई इक को हराकर अपना पहला BWF विश्व सुपर 1000 खिताब जीता और इस प्रकार ये प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी बनी। मतलब भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी है जिसने BWF विश्व सुपर 1000 खिताब जीता। उसके बाद इन्होंने कोरियाई ओपन जीता अभी, और कोरियाई जो ओपन था इसमें इन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को हराया। तो ये इस बार का उनका चौथा खिताब है इस वर्ष का। 2023 में ये पहले इन्होंने स्विस ओपन जीता, फिर एशियाई चैंपियनशिप जीती, फिर इंडोनेशिया ओपन जीता और अब कोरिया ओपन जीता है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने टाम्पेरे ओपन का खिताब जीता? ए सुमित नागल, बी डेलीबोर सिवरसेना, सी प्रजनेश गुणेश्वरन और डी शशि कुमार मुकुंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुमित नागल। ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने टाम्पेरे ओपन का खिताब जीता है। फाइनल में किसको हराया है? तो फाइनल में इन्होंने डेलीबोर सिवरसेना को हराया है। और बाकी की ये दो ऑप्शन की बात करें तो ये भी भारतीय टेनिस प्लेयर हैं। अकीरा क्या है? ए रैंसमवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी मिसाइल या डी रॉकेट। तो ये एक रैंसमवेयर है, एक वायरस है और इसके संबंध में अवेयरनेस या जागरूकता लोगों को बताने के लिए कि ये वायरस है, हमारे देश में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। इसमें क्या होता है, ये आपका जो व्यक्तिगत डाटा है उसको चोरी करता है और उसको एडिट करके आपसे पैसे वसूल करने का काम करता है और इसके संबंध में अभी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो अकीरा क्या है? अकीरा एक रैंसमवेयर वायरस है। भारत की ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था यूपीआई के द्वारा निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत की जो भुगतान व्यवस्था है ऑनलाइन वो है यूपीआई और इसके द्वारा श्रीलंका की जो ऑनलाइन व्यवस्था है भुगतान व्यवस्था वो है लंका पे और इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब आप यूपीआई के माध्यम से श्रीलंका में भी अपने बैंक अकाउंट से भुगतान कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूपीआई की तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 में। किसने शुरू किया? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा।
और यूपीआई क्या है? एक त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से विभिन्न बैंकों के बीच धन का स्थानांतरण किया जाता है। ये भारतीय रुपए पर आधारित है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय भुगतान में बात करें तो इसके लिए यूपीआई इंटरनेशनल का एक नया फीचर यूपीआई में शामिल किया गया है, जिससे आप एक क्यूआर कोड की मदद से भारतीय बैंक खातों से विदेश में भुगतान कर सकते हैं। किस किस देश में ये सुविधा है? भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस में तो पहले से ही यूपीआई से भुगतान संभव था। उसके बाद फ्रांस से समझौता हुआ और अब श्रीलंका में भी। और एनपीसीआई ने 2014 में रुपे कार्ड का चलन शुरू किया था। हम बात करें अगर एनपीसीआई की तो इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अदर ऑप्शन बांग्लादेश, मलेशिया और फिलीपींस। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में एचएएल का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। इंडोनेशिया के साथ अभी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है। बांग्लादेश से बात करें तो हम इधर जो व्यापार भुगतान है वो अब रुपए में भी कर सकते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख की वित्तीय सहायता योजना प्रारंभ की है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अगर वो इसको बकायदा वापस करते हैं सरकार को तो इसकी जो क्रेडिट है वो और बढ़ाई जा सकती है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। जो मार्को पोलो जो विदेशी यात्री था उसने काकतीय साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। और जो रामप्पा मंदिर है इसका नाम रामप्पा क्यों रखा? तो वो इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया और ये शायद भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर रखा गया जिसने इसे बनाया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। बाहर के जो स्तंभ है वो लौह, मैग्नीशियम और सिलिका से समृद्ध काले बेसॉल्ट के बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं। और ये तेलंगाना की इकलौती वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अभी महिलाओं से संबंधित 2 स्कीम लॉन्च की गई है, एक तो गृहलक्ष्मी योजना और शक्ति स्मार्ट कार्ड। राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा में अविवाहितों और विधवाओं के लिए एक पेंशन स्कीम शुरू की गई है और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बना है। टूर डी फ्रांस 2023 किसने जीता? ए जोनास विंगेगार्ड, बी ताडेज पोगाकर, सी जॉर्डी मेयर्स या डी जेस्पर फिलिप्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोनास विंगेगार्ड। टूर डी फ्रांस जोनास विंगेगार्ड के द्वारा जीता गया। अब ये है क्या? तो ये एक साइकिलिंग प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1903 में हुई और इसमें जो कुल लंबाई जो आपको कवर करनी पड़ती है वो है 3540 किलोमीटर और इस पूरे रेस के 21 स्टेज होते हैं और इसका आयोजन फ्रांस के अलावा पड़ोसी देशों में भी किया जाता है। अब विजेता कौन होता है? जो कि पूरी दूरी यानी 3540 किलोमीटर को सबसे कम समय में पार कर लेता है और इसमें हर चरण में लिए गए समय का औसत निकाला जाता है। अर्थात जो रेसर सबसे कम औसत समय लेता है उसे विजेता घोषित किया जाता है और इन्होंने ये दूसरी बार जीता है। इससे 2022 का भी इन्होंने जीता था और अब ये 23 का भी जोनास विंगेगार्ड ने जीता है। निम्न में से कौन फॉर्मूला 1 रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता रहा? ए एम वेरस्टेपेन, बी एल नॉरिस, सी एस्पेरेज और डी एसबेस्टन ओकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम वेरस्टेपेन। ये इनकी लगातार 12वीं जीत है। ये रेड बुल के टीम की तरफ से इसमें फॉर्मूला 1 रेस में उतरते हैं। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक
सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ए नीतीश कुमार, बी योगी आदित्यनाथ, सी शिवराज सिंह चौहान या डी नवीन पटनायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और ये ज्योति बसु के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो ज्योति बसु कहाँ के थे, वो पश्चिम बंगाल के। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी हरियाणा या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। अदर ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटक में शक्ति स्मार्ट कार्ड, लाडली बहना योजना, सॉरी नहीं, गृह लक्ष्मी योजना और अन्नश्री योजना। हरियाणा में अविवाहित और विधुरों को पेंशन योजना, और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश या डी गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। सेमिकॉन इंडिया 2023 एक एग्जीबिशन है, इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। बाकी अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए एक ऋण योजना प्रारंभ की गई है जो कि कोलेटरल फ्री है, और गोवा में साइन 20G20 के अंतर्गत साइन 20 की बैठक आयोजित की गई। किस राज्य में खेत सुरक्षा योजना लागू की जाएगी? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब ये स्कीम क्या है? तो इसके अंतर्गत आपके खेत के चारों ओर सोलर पैनल से कनेक्टेड एक बाड़ लगाई जाएगी और उस बाड़ में 12 वोल्ट का, मतलब कम वोल्ट का करंट रखा जाएगा, जिससे कि पशुओं की जानहानि ना हो, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, लेकिन वो खेतों से दूर रहें, जिससे कि जैसे नीलगाय और अन्य कोई जानवर खेतों में जो खड़ी फसल है उसको नुकसान ना पहुंचाए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी नोएडा में वैदिक पार्क बनाया गया है, मोटो जीपी का आयोजन किया जाना है, और वायुसेना दिवस परेड का आयोजन भी प्रयागराज में किया जाना है। विकास मंत्रियों की बैठक G20 के तहत वाराणसी में हुई, ग्लोबल टेम्पल समिट भी आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हापुड़ जिले की नीम नदी का जिक्र किया गया था। यहाँ पर अभी हाल ही में 7 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया, और इस प्रकार कुल जीआई टैग के मामले में ये दूसरे नंबर पर आ गया है। अदर ऑप्शन आपको पता ही है, कर्नाटक शक्ति स्मार्ट कार्ड, हरियाणा में विधुओं अविवाहितों को पेंशन, और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है। यहाँ प्रमुख नदी है गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती और सोन। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। 3 विश्व धरोहर स्थल है, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। सारनाथ जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है, और कुशीनगर जो कि गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल है। यहाँ पर कुछ फेमस संस्थान है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वो भी लखनऊ में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, और दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। शास्त्रीय नृत्य कथक है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ ललितपुर में है, और भितरगांव का गुप्तकालीन मंदिर ये कानपुर में है। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रिक्स में शामिल होने हेतु आवेदन किया है? ए अल्जीरिया, बी मोरक्को, सी स्पेन या डी ट्यूनीशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। अल्जीरिया के द्वारा ब्रिक्स में शामिल होने हेतु आवेदन किया गया है। ब्रिक्स क्या है? तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्राओं का नाम R से शुरू होता है। अभी हाल ही में ब्रिक्स के विमेन वर्टिकल का अध्यक्ष रूबी सिन्हा को बनाया गया था। बात करें अगर हम अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर में है, जहां पर अटलांटिक ओशियन है और मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर जिब्राल्टर है। ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, ये सभी देश इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और अल्जीरिया में सहारा
जो आपका डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, उसका पार्ट है। यहाँ पर एटलस माउंटेन है और हॉगर माउंटेन है और साथ है माउंट तहात भी है। इन सबको भी आप साथ में इसमें देख सकते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा अर्धचालक नीति जारी की गई है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। और अर्धचालक नीति जारी करने वाला ये देश का प्रथम राज्य जो 2022 से 2027 तक के लिए जारी की गई है। और अर्धचालक की अगर हम बात करें तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि ये क्या है? अर्धचालकों के कुछ एग्जाम्पल है। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके तापमान को यदि बढ़ाया जाए तो ये चालक की तरह काम करते हैं और यदि तापमान को घटाया जाए तो ये कुचालक की तरह काम कर लेते हैं। अर्धचालकों का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो ट्रांजिस्टर, डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी इत्यादि युक्तियों को बनाने में किया जाता है। बिजली के सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन बनाने में भी अर्धचालक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल सेंसर में सहायक उपकरणों को बनाने के लिए भी हम अर्धचालकों का इस्तेमाल करते हैं। बात करें अगर गुजरात की तो राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, मोढेरा के सूर्य मंदिर, सिंधु सभ्यता के स्थल है लोथल और धौलावीरा, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिर, ब्लैक बक, वंसदा, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के पाटन में रानी की वाव है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमनगंगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा जूनागढ़ जहां पर बहुत अधिक वर्षा हुई एक ही दिन में। तो जूनागढ़ कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये गिरनार पर्वत के समीप स्थित है और यहाँ पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई हुई है। जब गिरनार के रास्ते में जाएंगे तो एक गहरे रंग की बेसॉल्ट चट्टान है जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिलालेख है। इस पे सबसे पहले मौर्य शासक अशोक ने शिलालेख बनवाया और इस पे अपनी राजाज्ञाओं को उत्कीर्ण करवाया। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख उसने अपने इस पर अंकित करवाए। फिर स्कंदगुप्त, तो इन तीनों ने उस शिलालेख पर अपनी अपने समय में अपनी अपनी राजाज्ञा या सामग्रियां उत्कीर्ण करवाई। उसके बाद यहाँ पर बौद्धों द्वारा बनवाई गई गुफाओं के साथ साथ एक स्तूप भी है। तो जो रुद्रदामन का अभिलेख है उसे संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख माना गया है। देश में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? ए 11, बी 21, सी 15 या डी 18? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 यानी 21। कहाँ कहाँ? तो गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरनी, सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कालाबुरागी, विजयपुरा, हसन और शिवमोगा, मध्य प्रदेश में डबरा जो कि ग्वालियर के पास है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा में जेवर, गुजरात में धोलेरा, हीरासर, पुदुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदर्थी, भोगापुरम, ओरवकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर, अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी। तो कुल मिलाकर ये 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 11 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ग्रीनफील्ड जो एविएशन नीति कब आई? 2008 में। इसके अनुसार परियोजना की वित्त पोषण, भूमि अधिग्रहण, R&R आदि सभी हवाई अड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के साथ साथ संबंधित हवाई अड्डा डेवलपर की होती है। हवाई अड्डों के निर्माण की समय सीमा में संबंधित हवाई अड्डा डेवलपर्स द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी, बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समापन इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत हुआ है? ए अर्जेंटीना, बी इंडोनेशिया, सी जापान या डी मैक्सिको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के साथ इस प्रकार का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं कि दोनों देश जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ता और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत होंगे। अर्जेंटीना भी अभी हाल ही में HAL की खरीद के लिए भी समझौता किया है।
अर्जेंटीना की लोकेशन देखें तो साउथ अमेरिका में ये अर्जेंटीना की लोकेशन है, उसके ऊपर उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील और ये चिली, यहाँ कोलंबिया और वेनेजुएला। साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक ओशन। अर्जेंटीना बात करें तो यहाँ पैटागोनिया और पंपास है, ये अमेजन बेसिन, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो इन सभी को भी आप इसमें देख सकते हैं और ये आपके स्टैटिक ज्योग्राफी के पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अदर ऑप्शन तो इंडोनेशिया के साथ बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है, जापान के साथ जिमेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है और मैक्सिको का ओक्साका शहर जो लेजर मैगजीन के द्वारा, ट्रैवल लेजर मैगजीन के द्वारा जारी की गई शहरों की सूची है, उसमें फर्स्ट रैंक पर ये मैक्सिको का ओक्साका शहर शामिल है और भारत के 2 शहर उसमें शामिल है, जिसमें पहले नंबर पर उदयपुर है और उसके बाद है मुंबई। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के द्वारा निम्न में से कौन सा नया लोगो अपनाया गया है? ए एक्स, बी एम, सी टी या डी ए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्स। अभी एक चिड़िया हुआ करती थी, अब उसके स्थान पर एक्स को अपनाया गया है। तो ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई। वर्तमान में ये इसके मालिक कौन है? तो वो है एलन मस्क। और जैसे ही उन्होंने ट्विटर को खरीदा था तो वो इस प्लेटफॉर्म को एक्स मतलब एक एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। मतलब एक्स का मतलब है वो इसको एक मतलब जस्ट ट्वीट के लिए नहीं रहेगा, ये एक एवरीथिंग ऐप है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए ये एक ऐप बनाया जा रहा है और इन्होंने इसकी जो कानूनी नाम बदलकर जो इसकी साइट थी उसका नाम भी एक्स कॉर्प कर दिया। एलन मस्क ने अक्सर वर्णमाला एक्स के प्रति आकर्षण, इनकी जो अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग कंपनी है उसका नाम भी स्पेस एक्स है और इनकी जो कंपनी है टेस्ला, उसके द्वारा भी पहला जो कार का एसयूवी मॉडल बनाया गया था उसका नाम भी एक्स था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।